बदलापुर नाम के एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम रामलाल था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान था और कभी भी गरीब की मदद नहीं करता था। वो हमेशा खाता पीता रहता था, जिसके कारण रामलाल बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया था। पर रामलाल दूसरों से खेती करवाया करता और उनको समय पर पैसा भी नहीं देता था, जिसके कारण गांव के सभी लोग रामलाल से बहुत ही ज्यादा दुखी भी थे। पर रामलाल को इससे कोई भी मतलब नहीं था और हमेशा अपने मतलब में चौकस रहता था। एक बार की बात है, रामलाल सेठ अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर मुकेश नाम का एक किसान आया और रामलाल से कहने लगा, सेठ जी, अब तो मेरा हिसाब कर दो। पूरा महीने को हो आया है, पर आपने अभी तक मेरा हिसाब नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है मुकेश, पर अभी मैं तुम्हारा हिसाब नहीं कर सकता क्योंकि अभी रुपयों की समस्या चल रही है। जब रुपये आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सेठ हैं, आपके पास रुपयों की कोई कमी हो सकती है क्या? हम तो गरीब हैं, कम से कम हमारे रुपये तो समय पर लौटा दीजिए, वरना हमारे घर पर चूल्हा कैसे जलेगा? अरे मुकेश, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? अभी तुम जा सकते हो, यदि ज्यादा कहोगे तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा, समझे? ये सुनकर मुकेश काफी दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान है। घर पर आने के बाद, अरे आप आ गए, आज राशन नहीं लाए, क्या हुआ? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सेठ ने रुपये नहीं दिए, इसलिए तो राशन नहीं ला पाया हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा सेठ कितना कंजूस है। तो आप उस सेठ का काम छोड़ क्यों नहीं देते? यदि राशन नहीं आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? आपको तो सब पता ही है, हम लोग भूखे रह सकते हैं पर हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से सेठ के पास जाऊंगा। अभी तुम जैसे तैसे इंतजाम करो, कल सुबह मैं फिर से रुपये मांगने जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर लेती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई, क्योंकि लक्ष्मी को भी पता था कि रामलाल सेठ बहुत ही बड़ा कंजूस इंसान है और वो जल्दी कभी पैसा नहीं देगा। इसलिए लक्ष्मी पहले से ही इंतजाम कर लिया करती थी। अगले दिन मुकेश फिर से सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब मुकेश को देखा तो उससे कहने लगा, अरे तू फिर आ गया? तुझे कहा था ना कि अभी मेरे पास रुपये नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या करने आए हो? सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप मेरा हिसाब नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है कि हम कितने गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम आपके यहाँ काम करते हैं। कम से कम हमारा हिसाब तो समय पर कर दीजिए मालिक। अरे मुकेश भाई, तुझे पता है कि इस बार मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए हिसाब थोड़ा लेट से कर रहा हूँ। पर लगता है कि तेरी समझ में नहीं आ रही। रुक, अभी तुझे मैं 100 रुपये देता हूँ, अभी तू 100 रुपये से काम चला लेना, बाद में मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगा, समझ गए? सेठ रामलाल की बात सुनकर मुकेश ने अपने मन में कहने लगा, अभी मैं सेठ से 100 रुपये ले लेता हूँ, वरना यदि इस कंजूस का मन बदल गया ना तो ये इतने रुपये भी नहीं देगा। और ये सोचकर उसने रामलाल सेठ से कहा, ठीक है मालिक, अभी मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, लेकिन बाद में मेरा हिसाब कर दीजिएगा। इसके बाद सेठ ने उसे 100 रुपये दे दिए और मुकेश वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सेठ रामलाल समय के साथ और भी ज्यादा कंजूस होता जा रहा था। वो हमेशा गरीबों की रुपये मार लिया करता था, जिससे मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक उसने मुकेश की रुपये नहीं लौटाए थे। एक दिन मुकेश गांव के सारे किसानों को लेकर सेठ के पास पहुंच गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मेरे रुपये दे दो,
वरना हम लोग तुम्हारा काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मुकेश एकदम ठीक बोल रहा है। अगर आप हम लोग का पैसा नहीं देंगे तो हम आपका काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ छोड़ दो। वैसे भी मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों के रुपये दूंगा। ये सुनकर वो सारे किसान बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए और रामलाल सेठ के काम को छोड़कर वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसानों के ना होने से सेठ की सारी खेती भी खराब होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। एक दिन सेठ की पत्नी कुसुम ने अपने पति से कहने लगी, आजकल देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि सारे किसान काम छोड़कर चले गए हैं। इस वजह से हमारी खेती बेकार हो रही है और बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ये सब की वजह आप ही तो हैं। अगर आप उन किसानों का हिसाब कर देते तो इतना नुकसान झेलना ही नहीं पड़ता। पर सेठ ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और समय के साथ रामलाल सेठ को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। ये देखकर सेठ भी बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव से किसानों को बुलाएगा। और उसने दूसरे गांव से किसानों को बुलाया भी और उनसे कम रुपयों में काम भी करवाया। पर वो किसान आधे दिन ही काम करते थे और सारा रुपये लेकर वहां से चले जाया करते थे। ये देखकर सेठ और भी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसकी खेती खराब होती जा रही थी। अगले दिन सेठ अपने खेतों को देखने के लिए खेत पर चला गया तो फसल को खराब देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। तभी वहां मुकेश आया और मुकेश ने सेठ से कहा, अरे सेठ क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम्हारी सारी खेती खराब हो रही है और तुमने इसलिए दूसरे गांव से आदमियों को बुलाया है। क्या वो तुमसे पैसे नहीं लेते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। नहीं सेठ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम मुझे और बाकी किसानों के रुपये दे देते तो ऐसा कुछ होता भी नहीं और तुम्हारी खेती का नुकसान भी नहीं होता। अभी भी वक्त है, तुम हम लोगों को रुपए वापस दे दो, हम लोग वापस काम पे आ जाएंगे। पर सेठ रामलाल ने मुकेश की एक भी बात नहीं सुनी और मुकेश को वहां से जाने को कह दिया। पर मुकेश जानता था कि सेठ एक न एक दिन जरूर बुलाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा कंजूस इंसान था कि वो अपना ज्यादा नुकसान नहीं देख सकता था। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ सेठ का ज्यादा नुकसान होने लगा और अंत में हार कर सेठ ने सारे किसानों को और मुकेश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो भाई लोग, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम लोगों के रुपये नहीं दिए। मैं तुम सभी के रुपये दे रहा हूँ और आगे से पहले ही रुपया दे दिया करूँगा। अब तुम लोग जल्दी से मेरा काम शुरू करो वरना इस बार मुझे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ, आप बस हमारा हिसाब कर दीजिए, हम लोग अभी काम शुरू करते हैं। ये सुनकर सेठ रामलाल ने उन सारे किसानों और मुकेश का हिसाब कर दिया। मुझे माफ कर दो मुकेश, यदि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता और ये सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ है। मुझे बहुत ही खुशी हुई सेठ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और पता लगा कि कंजूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। और अब सेठ रामलाल भी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसका सारा काम भी हो चुका था और उसके सारे किसान भी वापस लौट आए थे। ये दोनों कितना खुशनसीब है, शान से पूरा राज्य का भ्रमण करता है। अरे कि मैं हूँ जो एक ही जगह पर रोज रोज जाना पड़ता है। गधा चल नदी की ओर,
आज कुछ ज्यादा कपड़ा हो गया है। मालिक, आप मुझे गधा क्यों बोलते हो? मैं घोड़े के जैसा दिखता हूँ, मुझे घोड़ा क्यों नहीं बोलते? हिरन अगर शेर की खाल पहन ले तो हिरन कभी शेर नहीं कहलाएगी, इसीलिए तुम गधा हो, घोड़ा बनने की कोशिश मत करो। आपके बोलने न बोलने से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने आप को घोड़ा मानता हूँ। हाँ हाँ, चल अब देर हो रहा है, घोड़ा मत बन तू, गधा ही सही है। घोड़ा का एक भी काम तुझसे नहीं होगा और घोड़ा बन रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। कितना भाग्यशाली है ये दोनों घोड़ा, आराम से खा रहे हैं। अरे मैं हूँ जिसे खाने को रोज एक ही चीज मिलता है। अब मैं भी राजा के पास चला जाऊंगा इस धोबी से बचकर। आज तो राजमहल की रानी इस नदी में नहाने आई है, इस नदी की शोभा बढ़ गई। महल से यहाँ रानी का होना मुझे यह संकेत कर रहा है कि अब मैं राजमहल में बहुत जल्द ही जाऊंगा। सभी लोग नदी में कपड़े धो रहे हैं। नदी में राजकुमारी नहा रही है। अचानक रानी की गले से हाथ टूटकर नदी में बहने लगता है। ये क्या? राजकुमारी की हार नदी में गिर गई और किसी को पता भी नहीं। यही मौका है मेरे पास, मुझे ही हार निकालना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ, गधा उधर मत जाओ। मैं तो जा रहा हूँ इनाम लेने। अरे वहाँ कोई इनाम नहीं मिलेगा, एक गलती के कारण हम दोनों मारे जाएंगे। राजकुमारी, यह हार आपकी नदी में गिर गई थी, यहाँ आपके सैनिक भी नहीं देख पाए। ये लीजिए अपना हार। क्या बात है, गधे ने तो राजकुमारी की कीमती हार बचा लिया। ये गधा कोई आज अच्छा काम किया है। राजकुमारी, ये सैनिकों से पूछिए कि आपका हार जब नदी में गिर गया था तो क्यों नहीं देखा? अरे मूर्ख गधे, क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि जब कोई स्त्री स्नान करे तो उसकी तरफ देखना भी पाप है, और मैं ये अपराध कैसे कर सकता था? अच्छा, तो तुम सैनिक किस बात के हो? मैं तो यहाँ रानी की सुरक्षा के लिए आया हूँ। अगर देखने से रानी की कीमती हार बच जाए तो क्या अपराध? तुम मेरे पास ज्यादा बहस मत करो, ये कीमती हार से ज्यादा तो अपराध रानी को देखने में है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे राजमहल जाना है और राजा से इनाम लेना है। ठीक है, ये बात अपने राजा के सामने जरूर रखूंगा। अगर राजा ने आज्ञा दी तो मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। नहीं नहीं सैनिकों, ये गधा अभी मूर्ख है जो राजा से इनाम मांग रहा है। इनाम भला मांगने की चीज थोड़ी है। अच्छा, तो समझदार धोबी का मूर्ख गधा। मैं कोई मूर्ख गधा नहीं हूँ। मैं राज दरबार में घोड़े के जैसा काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम दोनों की बात राजा के समक्ष जरूर रखूंगा। सैनिक धोबी से बातें करने के बाद राजकुमारी के साथ राजमहल चला जाता है। इधर गधे की राज दरबार में जाने की बात से धोबी गधे पर गुस्सा था। धोबी कपड़े धोकर गधे के ऊपर कपड़े लाद कर घर ले जाता है। आज तुझे कुछ खाना नहीं दूंगा, अपने मालिक की नमक हरामी करता है तू। खाना यहाँ और जाना वहाँ चाहता है तू। गधा चुपचाप घर के सामने बंधा हुआ खड़ा है। उसी वक्त राज दरबार से कुछ सैनिक धोबी के घर आते हैं। हमें क्षमा करो सैनिकों, अब से कोई गलती नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, राजा तुम दोनों को इनाम देने के लिए राजमहल में बुलाए हैं। इनाम देने के लिए? हाँ हाँ, इनाम देने के लिए। अगर नहीं गए तो राजा के नजर में तुम दोनों अपराधी कहलाओगे। नहीं नहीं, मेरा क्या मजाल जो राजा की बातों का इनकार करूं। चलो अभी चलता हूँ। धोबी गधे को लेकर राजमहल पहुँच जाता है। राजमहल पहुँचने से गधा बहुत ही खुश था। धोबी और गधे को सैनिक राजा के सामने प्रस्तुत करता है। हमें पता चला है कि तुम्हारा गधा अपराध करने के बाद भी इनाम योग्य है। मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले गधे की बात सुन ले कि गधे को इनाम में क्या चाहिए। महाराज, मैं आपके राज दरबार में ही घोड़े के जैसा काम करना चाहता हूँ। रथ को खींचकर राज भ्रमण करना चाहता हूँ। तरह तरह के भोजन करना चाहता हूँ। यही मेरा इनाम होगा महाराज, अगर आप चाहें तो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? नहीं महाराज, ये मूर्ख है, आपको जो अच्छा लगे वही इनाम दे दीजिए। तुमसे मैं खुश हूँ, लेकिन इस गधे की बात का भी ख्याल रखना होगा। अगर ये उस योग्य है
तो जरूर राज्य भ्रमण करेगा। सैनिकों, घोड़े, रथ और शेर को मैदान में बुलाया जाए। जी महाराज। गधा, यहाँ शेर पिंजरे में बंद है, वहाँ कुछ दूर पर रथ रखा हुआ है। अगर ये घोड़ा 30 सेकंड में रथ के पास पहुँच जाएगा तो ये जीत जाएगा, यानी ये शेर से रथ में बैठे राजा को बचा सकता है। उसी प्रकार से तुझे भी 30 सेकंड में रथ के पास पहुँचना होगा। ठीक है महाराज। चलो तो फिर तैयार हो जाओ सैनिकों, घोड़े को छोड़ दो। यहाँ पिंजरे में शेर को उदाहरण के लिए रखा गया ताकि शेर से रथ को भगाकर राजा को बचा सके। घोड़े ने समय से पहले ही रथ के पास पहुँच जाता है। उसके बाद फिर गधा का पारी आया, लेकिन गधा 30 सेकंड के जगह 1 मिनट में रथ के पास पहुँचता है। गधा, तुम इस योग्य नहीं कि घोड़े की तरह राज्य भ्रमण कर सको। तुम अपने मालिक धोबी के साथ ही ठीक हो। इनाम में तुझे बस खाने का प्रबंध करवा देता हूँ। गधा का सपना अधूरा रह गया। गधा आखिर गधा ही होता है, वह घोड़ा कभी नहीं बन सकता। राजा के कहने पर धोबी को इनाम के रूप में राजमहल में रहकर राज दरबार का कपड़ा धोना और राजमहल में रहना, और गधा को धोबी के साथ राजमहल में रहकर कपड़े ले जाना ले आना और राज दरबार का खाना खाना। इस तरह धोबी का गधे के कारण महल में रहने को मिल गया। बस गधा राज भ्रमण नहीं कर सका क्योंकि वह रथ को नहीं चला सकता था। शेख चिल्ली का कारनामा। शेख चिल्ली एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति जो बहुत आलसी था। उसका मन कभी भी मेहनत मजदूरी में नहीं लगता था। एक दिन शेख चिल्ली ने शहर जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। उसने अपने पास के सारे पैसे अपनी माँ के हाथों में थमा दिए। शेख चिल्ली अपनी माँ, बीवी और गांव के लोगों को छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली के जाने से सभी लोग काफी प्रसन्न थे। अरे भाई, आज किसी की जुबान से सुना था कि शेख चिल्ली शहर जाने वाला है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि शेख चिल्ली सच में शहर की ओर जा रहा है। ये तो बहुत खुशी का बात न है भैया। उसके जैसा व्यक्ति अगर कुछ करने की सोच रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। स्वयं का कारोबार करने से पहले अनुभव का होना बहुत ही जरूरी है, और अनुभव तभी होगा जब मैं कोई काम करूँगा। दुकानदार को लड़के की जरूरत होने के कारण शेख चिल्ली के बोलते ही उसी दुकान में नौकरी मिल जाती है। ये लो बरखुरदार, बाजार में जाकर बेच आओ। ये कपड़ा मालिक, वैसे किस भाव से बेचना है ये कपड़ा? तुम इसे 2 पैसे ऊपर या 2 पैसे नीचे में बेच देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मालिक, ऐसा ही करूँगा। शेख चिल्ली कपड़े की थान लेकर फुटपाथ पर जाकर बैठ जाता है। जब भी कोई ग्राहक आकर कपड़े का भाव पूछता तो शेख बड़ी शान से कहता, अरे भाई दे देना, 2 पैसे ऊपर या 2 पैसे नीचे, क्या फर्क पड़ता है? शेख चिल्ली की बात सुनकर ग्राहक हंसते और आगे चले जाते। तभी एक चालाक व्यक्ति शेख चिल्ली के पास आता है और कपड़े का भाव पूछता है। क्या भाव लगाए हो इस कपड़े का बाबूजी? शेख चिल्ली ने वही रटा रटाया भाव बता दिया। उस आदमी ने 2 पैसे कपड़े के ऊपर रखे, 2 पैसे नीचे रखे और थान लेकर चला जाता है। अरे यार, खाने को देखकर भूख लग गई। ये 4 पैसे हैं, कुछ खा ही लेता हूँ। शेख चिल्ली ने पूरे 4 पैसे की रोटी खरीदी और खाने बैठा ही था कि एक कुत्ता रोटी छीनकर भाग खड़ा होता है। शेख चिल्ली बिना खाए वहाँ से वापस दुकान आ जाता है। आ गए बरखुरदार कपड़े बेचकर, चलो लाओ पैसे दो। पैसे? मैंने तो उन पैसों से रोटी खरीद ली और उस रोटी को भी साला कुत्ता खा गया। वैसे मालिक, आपका थान 4 पैसे में ही बिका था। अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया?
इतना बड़ा थान 4 पैसे में बेच कर आ गए। मालिक, आपने ही तो कहा था कि थान को 2 पैसे ऊपर और 2 पैसे नीचे में बेच दूं। मैंने तो वही किया। आपने मुझे कपड़े का और कोई भाव बताया ही नहीं था, मैं क्या करता। अरे दोस्त, तू मेरे पैसे दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। दुकानदार की डांट सुनकर शेख चिल्ली कुत्ते को खोजने चला। वह कुत्ता हलवाई की दुकान के सामने बैठा था। शेख को देख कुत्ता भागने लगा। कुत्ता आगे और उसके पीछे शेख चिल्ली। कुत्ता भागता हुआ एक कोठी में घुस गया। कुत्ते के पीछे जब शेख चिल्ली कोठी में घुसा तो उसने देखा कि कोठी सुनसान है और अलमारी खुली पड़ी है। अलमारी में जेवर और नोटों की गड्डियां थी। मालिक लोग कुत्ते को बांध कर क्यों नहीं रखते? इन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। यदि ये सारी बातें आप मुझे पहले ही बता देते तो इतना बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। अब देखता हूँ मैं धोखा कैसे खाता हूँ और मुझे कपड़े का व्यापार बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेख चिल्ली फिर से कपड़े लाकर फुटपाथ में बेचकर खूब पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे शेख चिल्ली कपड़े का व्यापारी बन गया। उसने अपनी माँ और बीवी को भी शहर बुला लिया। अब उसकी बीवी को विश्वास हो गया कि वह निकम्मा और कामचोर नहीं रहा बल्कि कपड़े का सफल व्यापारी है। लेकिन दुर्भाग्य से कुत्ते के मालिक ने पुलिस थाना में रिपोर्ट कर दी, क्योंकि शेख चिल्ली जब वहां से नोटों की गड्डी उठाकर भागा था तो कुत्ते की मालकिन ने उसे देख लिया था। पुलिस वाला उससे चोरी के विषय में पूछताछ करने लगा। शेख चिल्ली ने सच बता दिया कि कुत्ते के मालिक से अपने पैसे वसूलने के लिए ही चोरी की थी, क्योंकि उनका कुत्ता कपड़े के थान के पैसों से खरीदी गई रोटी छीनकर भागा था। शाम को शेख चिल्ली की माँ उसे पुलिस से छुड़ा लाई, किंतु शेख चिल्ली की बीवी ने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि वह अपने आप को चोर की बीवी कहलाना पसंद नहीं करती थी। शेख चिल्ली ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शेख को माफ नहीं किया। शेख चिल्ली को अपनी बीवी पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। शेख अपनी माँ से कहता है, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा माँ, तो यह मुझे माफ कर देगी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली ने शहर से बाहर जाकर खेती बाड़ी का काम शुरू करने का मन बनाया। जब शेख चिल्ली जाने लगा तो उसकी बीवी ने मावे की मिठाई बनाई। मावा खराब हो जाने के कारण कुछ जहरीला भी हो गया था, जिससे लड्डू पूरी तरह जहरीले हो गए। शेख चिल्ली गांव की ओर जा रहा था कि वहां डाकू आ गए और बंदूक दिखाकर बोलते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इन लड्डुओं के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। डाकू भाई छोड़ दो मुझे, डाकू भाई छोड़ दो। डाकुओं को भूख लगी थी, झटपट 2-2 लड्डू खा लिए। लड्डू खाते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। शेख चिल्ली ने डाकुओं की जेब से चाकू निकाला और उनके कान काटकर अपने थैले में रख लिया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। सरकार ने इन खूंखार डाकुओं को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखा था। सिपाही डाकुओं की लाश उठाकर सुल्तान के पास ले गए और अपना इनाम मांगने लगे। जब सैनिकों को इनाम दिया जाने लगा तो शेख चिल्ली आगे जाकर बोला, सुल्तान, इन डाकुओं को मैंने मारा है। नहीं सुल्तान, ये झूठ बोल रहा है। नहीं सुल्तान, मेरे पास सबूत भी है। शेख चिल्ली अपने थैले में से डाकुओं के कटे हुए कान निकालकर दिखाता है। सुल्तान ने शेख को बहादुर की उपाधि के साथ साथ हजारों रुपए के इनाम दिए और अपनी सैनिक टुकड़ी का सेनापति भी बना दिया। अब शेख चिल्ली सेनापति बहादुर बन गया। शेख चिल्ली ने अपनी माँ और बीवी को अपने पास बुला लिया। तभी सुल्तान पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। सुल्तान ने शेख चिल्ली को लड़ने का आदेश दिया। सुल्तान का आदेश सुनकर शेख चिल्ली की हालत खराब हो गई। उसने तो कभी चींटी भी नहीं मारी थी, युद्ध करना तो दूर की बात थी।
डर के कारण शेख ने अपने सिपाहियों को भी लड़ने की आज्ञा नहीं दी। जब दूसरी ओर से सिपाही घबराकर जमीन पर लेट गए और शेख की आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु शेख ने अपने सिपाहियों को लड़ने की आज्ञा नहीं दी। अंग्रेजी फौज ने सोचा कि सुल्तान की हमें पकड़ने की यह कोई नई चाल है, इसलिए अंग्रेजी फौज पीछे हटने लगी। अंग्रेजी फौज को पीछे हटते देखकर शेख चिल्ली ने सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले और ऐसे ही लेटे रहे। कुछ देर बाद शेख धीरे से बोलता है, आधे सिपाही पीछे से हटकर दाएं बाएं फैल जाओ और जब अंग्रेज फौज आगे बढ़े तो उन्हें पीछे से घेर लेना। शेख चिल्ली के आदेश का पालन हुआ। चारों ओर घिरने के कारण अंग्रेजी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। शेख चिल्ली बहादुर ने अंग्रेजी सिपाहियों को हथियारों के साथ बंदी बना लिया। उसके बाद तो शेख चिल्ली की बहादुरी की धाक जम गई। सुल्तान ने शेख का वेतन भी बढ़ा दिया। अब शेख चिल्ली अपने परिवार के साथ मजे में रहने लगा।